वेलकम टू द बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक्स से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडेज टॉपिक इज प्राइम मिनिस्टर, चैप्टर 19 फ्रॉम द बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। इस चैप्टर में हम प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, पावर्स और रोल को डिटेल में समझेंगे बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। भारत के शासन में प्राइम मिनिस्टर का पद बिल्कुल केंद्र में है। अक्सर सुनते हैं कि पीएम देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस इस भूमिका को कैसे देखते हैं? आइए एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 19 के आधार पर इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पीएम की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे संविधान ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है। इसमें देखिए, दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक तो प्रेसिडेंट हैं जो डे जूरे एग्जीक्यूटिव हैं, मतलब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, हेड ऑफ स्टेट। बिल्कुल, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस उन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। और फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हैं, यानी रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट कहलाते हैं। सही कहा। और इसका मतलब ये है कि असल एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब डे टू डे गवर्नेंस की जो शक्ति है, वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी सीओएम के पास होती है। हाँ, ये डिस्टिंक्शन एस्पिरेंट्स के लिए समझना बहुत फंडामेंटल है। निश्चित रूप से। प्रेसिडेंट राष्ट्र के प्रमुख हैं और पीएम सरकार के प्रमुख। ये पावर स्ट्रक्चर ही पार्लियामेंट्री सिस्टम का, आप कह सकते हैं, कोर है। तो अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की। ये प्रोसेस कैसे काम करता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक मेथड बताया गया है इसके लिए? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में काफी ब्रीफ है। आर्टिकल 75(1) सिर्फ इतना कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बस। सिर्फ एक लाइन, कोई डिटेल नहीं? जी नहीं, कोई डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं दिया गया है। तो फिर यहाँ पर पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस का रोल आ जाता है ना? क्योंकि सिर्फ इस एक लाइन से तो काम नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल सही। पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो सबसे एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन है वो ये है कि प्रेसिडेंट को लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना होता है। अच्छा। हाँ, ये कन्वेंशन इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर का, खासतौर पर लोकसभा का, कॉन्फिडेंस हासिल होना चाहिए। तो मेजॉरिटी लीडर को अपॉइंट करना इसी कॉन्फिडेंस को इंश्योर करता है एक तरह से। ये तो हुई क्लेम मेजॉरिटी की बात, लेकिन भारतीय राजनीति में तो अक्सर हंग्ड पार्लियामेंट की स्थिति बन जाती है। मतलब जब किसी भी पार्टी या प्री पोल अलायंस को बिल्कुल स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? यहीं पर प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन सामने आता है, राइट? हाँ, यही प्रेसिडेंट की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पर देखिए, दो मुख्य सिनारियोज बनते हैं जहां प्रेसिडेंट अपनी पर्सनल डिस्क्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। सिचुएशन 1, नो क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा। जब चुनाव के बाद लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत ना मिले, ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट को यह तय करना होता है कि कौन व्यक्ति सरकार बना सकता है और सदन का विश्वास हासिल कर सकता है। तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट आमतौर पे क्या करते हैं, मतलब क्या कदम उठाते हैं? जनरली प्रेसिडेंट लोकसभा में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है उसके लीडर को सरकार बनाने के लिए इन्वाइट करते हैं, या फिर चुनाव के बाद बने किसी कोलिशन, मतलब पोस्ट पोल कोलिशन के लीडर को, जिन्हें लगता है कि वो मेजॉरिटी जुटा सकते हैं, उन्हें पीएम अपॉइंट करते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त भी होती है शायद। हाँ, बिल्कुल। शर्त यह होती है कि अपॉइंटेड लीडर को एक रीजनेबल पीरियड, जो यूजुअली 1 महीना होता है, उसके अंदर हाउस में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतना होता है। इसका कोई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है हमारे पास? हाँ, जैसे 1979 में जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार गिर गई थी, तब प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी ने अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए चरण सिंह को पीएम अपॉइंट किया था। वो कांग्रेस के बाहरी समर्थन से बने कोलिशन के नेता थे। अच्छा, हाँ। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर का, जब हंग पार्लियामेंट की स्थिति हो। और यहीं पर वो बात रेलेवेंट हो जाती है कि बदलते पॉलिटिकल सिनेरियोज में, खासकर कोलिशन पॉलिटिक्स के दौर में, प्रेसिडेंट के डिस्क्रेशनरी पावर्स की भूमिका और उसका इंटरप्रिटेशन कितना डायनामिक और कभी-कभी कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है ना? बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, पर पॉलिटिकल रियलिटीज कन्वेंशंस को शेप करती रहती हैं। राइट। अच्छा, दूसरा सिनेरियो जहां प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशन काम आ सकती है वो है सिचुएशन 2, सडन डेथ ऑफ इनकम्बेंट पीएम व्हेन देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर।
अगर पद पर रहते हुए प्राइम मिनिस्टर की अचानक मृत्यु हो जाती है और रूलिंग पार्टी में उनका कोई सर्वमान्य या स्पष्ट उत्तराधिकारी तुरंत नजर नहीं आता, तब प्रेसिडेंट को फैसला लेना पड़ सकता है। जैसे अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या के बाद हुआ था वो सिचुएशन। आने का इंतजार किए बिना ही राजीव गांधी को पीएम पद की शपथ दिला दी थी। अच्छा, पहले शपथ दिला दी। हाँ, हालांकि बाद में पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुन लिया था, पर प्रेसिडेंट ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक तरह से त्वरित निर्णय लिया था। लेकिन इसमें एक कैवियट भी है शायद, मतलब अगर रूलिंग पार्टी तुरंत अपना नया नेता चुन लेती है तब प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशन नहीं चलते। जी हाँ, बिल्कुल। अगर इनकम्बेंट पीएम की मृत्यु के बाद रूलिंग पार्टी कोहेसिव है, एकजुट है और तुरंत अपना नया लीडर इलेक्ट कर लेती है, तो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग हो जाता है कि वो उसी चुने हुए नेता को पीएम अपॉइंट करें। उस स्थिति में प्रेसिडेंट की पर्सनल डिस्क्रेशन का स्कोप नहीं रहता। ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेकर जुडिशरी के भी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, उन्होंने भी इसे क्लैरिफाई किया है। हाँ, 2 रूलिंग्स इसमें खासतौर पर महत्वपूर्ण हैं। पहली तो है दिल्ली हाई कोर्ट का 1980 का फैसला। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ये रिक्वायर नहीं करता कि किसी व्यक्ति को पीएम अपॉइंट होने से पहले लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी। अच्छा, तो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या हुआ? मतलब इससे क्या फर्क पड़ा? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट पहले किसी व्यक्ति को पीएम अपॉइंट कर सकते हैं और फिर उन्हें हाउस में अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए कह सकते हैं। ओके। और यही प्रैक्टिस फॉलो हुई जब चरण सिंह 1979 में, वीपी सिंह 1989 में, चंद्रशेखर 1990 और पीवी नरसिम्हा राव 1991 अपॉइंट हुए थे। अपॉइंटमेंट पहले हुई और कॉन्फिडेंस वोट बाद में। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, खासकर अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशंस में। हाँ, बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की 1997 की। एससी ने कहा कि कोई व्यक्ति जो अपॉइंटमेंट के समय पार्लियामेंट की किसी भी हाउस का, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है, उसे भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। ओह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके साथ कोई शर्त जुड़ी हुई है? हाँ, शर्त यह है कि अपॉइंटमेंट के 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी, चाहे वो इलेक्शन जीत कर आए या नॉमिनेट होकर। और अगर 6 महीने में मेंबर नहीं बन पाते तो उन्हें पीएम का पद छोड़ना पड़ेगा, सीज टू बी द प्राइम मिनिस्टर। और हमारा संविधान ये तो परमिट करता है कि पीएम किसी भी हाउस से हो सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। ये ब्रिटिश कन्वेंशन से अलग है शायद। जी हाँ, ये ब्रिटिश कन्वेंशन से अलग है, जहां पीएम को हाउस ऑफ कॉमन्स से ही होना होता है। भारत में पीएम लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ज्यादातर पीएम लोकसभा से ही रहे हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर लोकसभा से ही रहे हैं, क्योंकि वो सीधे जनता द्वारा चुने गए सदन के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन कई प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं जब पीएम राज्यसभा से थे। जैसे इंदिरा गांधी जी, जब वो 1966 में पहली बार पीएम बनी। हाँ। एचडी देवगौड़ा जी 1996 में, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो 2004 और 2009 दोनों बार जब पीएम बने, वो राज्यसभा के ही सदस्य थे अपने पूरे कार्यकाल में। ओथ, टर्म एंड सैलरी, शपथ, कार्यकाल और वेतन। अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया समझने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि पद संभालने पर पीएम किन जिम्मेदारियों की शपथ लेते हैं और उनका कार्यकाल, टर्म, कैसे तय होता है। ओथ कौन दिलाता है इन्हें? प्राइम मिनिस्टर को पद और गोपनीयता, मतलब ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ओथ ऑफ ऑफिस में मुख्य बातें शामिल होती हैं, जैसे भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना, टू बेयर ट्रू फेथ एंड अलीजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखना, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, और अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करना, टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, और संविधान और विधि के अनुसार बिना किसी भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्याय करना, टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल। ये तो हुई ओथ ऑफ ऑफिस की बात, और ओथ ऑफ सीक्रेसी का क्या पर्पस है? देखिए, ओथ ऑफ सीक्रेसी ये इंश्योर करती है कि पीएम किसी भी ऐसी गोपनीय जानकारी को जो उनके सामने मंत्री के तौर पर आती है, उसे अनाधिकृत रूप से प्रकट नहीं करेंगे, सिवाय तब जब उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जरूरी हो। मतलब गवर्नेंस की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं टर्म पर। क्या प्राइम मिनिस्टर का टर्म फिक्स्ड होता है, जैसे प्रेसिडेंट का 5 साल का होता है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर का टर्म फिक्स नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पीएम होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है कई बार। क्या इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कभी भी पीएम को हटा सकते हैं? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे क्लैरिफाई करना जरूरी है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट की पर्सनल विश या मर्जी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसका मतलब है कि पीएम तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में मेजॉरिटी का सपोर्ट, मतलब कॉन्फिडेंस, हासिल है। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में प्रेसिडेंट कब पीएम को डिसमिस कर सकते हैं? प्रेसिडेंट पीएम को तभी डिसमिस कर सकते हैं जब पीएम लोकसभा का कॉन्फिडेंस खो चुके हों। जैसे मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया हो और वो रिजाइन करने से इनकार कर दें, तब प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकते हैं। हाँ, तब प्रेसिडेंट उन्हें डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन जब तक पीएम के पास मेजॉरिटी है, प्रेसिडेंट उन्हें डिसमिस नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। गॉट इट। और सैलरी और अलाउंसेस ये कैसे तय होते हैं? प्राइम मिनिस्टर की सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट द्वारा कानून बनाकर समय समय पर डिटरमाइन किए जाते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट तय करती है। हाँ, एसेंशियली उन्हें वही सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को मिलते हैं, प्लस कुछ समचरी अलाउंसेस और अन्य सुविधाएं जो पीएम पद के लिए स्पेसिफिक होती हैं। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। चलिए, अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स एंड फंक्शंस। ये काफी विस्तृत हैं। इन्हें समझने के लिए हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संबंध में पीएम की क्या भूमिका है? हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में तो पीएम वास्तव में कीस्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च होते हैं। मतलब उनकी पोजीशन सिर्फ प्राइमस इंटर पेरिस यानी फर्स्ट अमंग इक्वल्स से कहीं ज्यादा डोमिनेंट होती है। अच्छा, क्या क्या की फंक्शंस हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। टेक्निकली प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं, पर वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं जिन्हें पीएम रेकमेंड करें। मतलब पीएम ही अपनी टीम चुनते हैं। राइट। दूसरा, एलोकेशन एंड रीशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज। किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये तय करना पूरी तरह से पीएम का प्रेरोगेटिव है। वो कभी भी मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज में फेरबदल, मतलब रीशफलिंग कर सकते हैं। ओके। तीसरा, गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉम। पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स की अध्यक्षता करते हैं, प्रिजाइड करते हैं और उसकी डिसीजंस को हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं। वो सभी मिनिस्टर्स की एक्टिविटीज को गाइड, डायरेक्ट, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी तो पीएम के अंडर ही काम करता है। जी हाँ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पीएम के अधीन काम करता है ताकि इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन बना रहे। फिर रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम किसी भी मंत्री से अगर सहमत नहीं है तो उसे रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं। और अगर मंत्री मना करे तो पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि उस मंत्री को डिसमिस कर दिया जाए और प्रेसिडेंट को यह सलाह माननी होती है। वाओ! और एक और क्रूशियल पॉइंट है शायद, पीएम के एग्जिट से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल। डिसोल्यूशन ऑफ कॉम अपॉन पीएम्स एग्जिट, ये बहुत क्रिटिकल है। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। पूरी की पूरी? हाँ, पूरी कॉम, क्योंकि कॉम का अस्तित्व ही पीएम की लीडरशिप पे निर्भर करता है। किसी और मंत्री के रेजिग्नेशन या डेथ से पूरी कॉम डिसॉल्व नहीं होती, सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट होती है जिसे पीएम भर सकते हैं। ये वाकई दिखाता है कि सरकार के भीतर पीएम की पोजीशन कितनी सेंट्रल और पावरफुल है। अच्छा, अब देखते हैं प्रेसिडेंट के साथ पीएम का रिलेशनशिप क्या है। आर्टिकल 78 इसमें की रोल प्ले करता है ना? बिल्कुल। पीएम जो है वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। आर्टिकल 78 में पीएम की प्रेसिडेंट के प्रति 3 मुख्य ड्यूटीज बताई गई हैं। क्या है वो ड्यूटीज? पहली, ड्यूटी 1, यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कॉम के सभी डिसीजंस और लेजिस्लेशन के जो भी प्रपोजल्स हैं वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना। ठीक है। दूसरी, ड्यूटी 2, प्रेसिडेंट अगर एडमिनिस्ट्रेशन या लेजिस्लेशन प्रपोजल्स के बारे में कोई जानकारी मांगते हैं तो वो जानकारी उन्हें फर्निश करना, मतलब देना। ओके, एंड द थर्ड वन? तीसरी, ड्यूटी 3, अगर प्रेसिडेंट चाहें तो किसी ऐसे मैटर को जिस पर किसी एक मंत्री ने तो डिसीजन ले लिया है लेकिन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उस पर विचार नहीं किया है, उसे काउंसिल के सामने कंसिडरेशन के लिए रखना। अच्छा, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है एक तरह से। एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन के अलावा पीएम की प्रेसिडेंट को एडवाइस करने की भूमिका भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अपॉइंटमेंट्स में। हाँ, ये पीएम की एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजरी फंक्शन है।
पीएम प्रेसिडेंट को सभी मेजर अपॉइंटमेंट्स के संबंध में एडवाइस करते हैं, जैसे कि किन किन अपॉइंटमेंट्स में? जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स वगैरह वगैरह। मतलब इन सभी हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स पर नियुक्ति कार्यतः पीएम की सलाह पर ही होती है। हाँ, आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली उन्हीं की सलाह पर होती है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट के संबंध में पीएम की पावर्स की। अगर पीएम लोकसभा के मेंबर हैं तो वो लीडर ऑफ द हाउस भी होते हैं। इस नाते उनकी क्या भूमिका है? सही कहा। लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा होने के नाते पीएम की पार्लियामेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर पीएम राज्यसभा से हैं तो वो किसी सीनियर मिनिस्टर को लोकसभा का लीडर नॉमिनेट करते हैं। तो पार्लियामेंट के संबंध में उनकी मेन पावर्स क्या हैं? देखिए, मुख्य पावर्स हैं, पहला, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के सेशन समन करने यानी सत्र बुलाने और प्रोरोग करने यानी सत्रावसान करने की सलाह देना। सेशन कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये सरकार तय करती है और पीएम प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। ठीक है। दूसरा, पीएम प्रेसिडेंट को कभी भी लोकसभा डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। हाँ, इसके जरिए पीएम मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल खत्म करवाकर फ्रेश इलेक्शंस की मांग कर सकते हैं। जी हाँ, खासकर अगर उन्हें लगता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन उनके पक्ष में है। और तीसरा, हाउस के फ्लोर पर गवर्नमेंट की मेजर पॉलिसीज अनाउंस करना। महत्वपूर्ण सरकारी घोषणाएं अक्सर पीएम द्वारा ही की जाती हैं। हमारे सोर्स मटेरियल यानी लक्ष्मीकांत की बुक में उन इम्पोर्टेंट बॉडीज की लिस्ट भी दी गई है जिनके चेयरमैन एक्स ऑफिसियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये लिस्ट तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी एस्पायरेंट्स के लिए काफी यूजफुल हो सकती है। हाँ, ये लिस्ट जानना जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि पीएम का रोल सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पॉलिसी मेकिंग, कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट में कितना फैला हुआ है। अच्छा, इन बॉडीज की अध्यक्षता पीएम को गवर्नेंस के कोर एरियाज में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस देती है। इन्हें हम कुछ थीम्स में ग्रुप करके देख सकते हैं समझने के लिए। हाँ बताइए। जैसे पॉलिसी, गवर्नेंस एंड कोऑर्डिनेशन में नीति आयोग, ये सरकार का प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इंटरस्टेट काउंसिल, सेंटर स्टेट और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, आर्टिकल 263 के तहत। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म जैसी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। और कैबिनेट कमिटीज भी तो है। हाँ बिल्कुल, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स जो हाई लेवल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स देखती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज पर डिसीजन लेती है, और कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स जैसे अक्सर सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। ये डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी से जुड़े पॉलिटिकल इश्यूज देखती हैं। और हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मिनिस्टर इंचार्ज भी पीएम होते हैं। ये तो गवर्नेंस वाला पार्ट हो गया। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के प्रेसिडेंट होते हैं पीएम। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये दोनों डिपार्टमेंट सीधे पीएम के अंदर आते हैं। सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पीएम का रोल है। हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA जो न्यूक्लियर वेपन्स के कमांड एंड कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एपेक्स बॉडी है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनी है। स्टैट्यूटरी मतलब संसद के एक्ट से बनी हुई? जी हाँ, स्टैट्यूटरी मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी बॉडी। ठीक है। एनवायरमेंट और रिसोर्सेज के क्षेत्र में? एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, अब नेशनल गंगा काउंसिल, गंगा रिजुविनेशन के लिए, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनी थी। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल जो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट पर नीतियां तय करती है। और सोशल सेक्टर में? सोशल सेक्टर में एक उदाहरण है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज पर काम करती है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। वाओ, ये ग्रुपिंग वाकई दिखाती है कि पीएम का प्रभाव क्षेत्र कितना विशाल है। इकोनॉमी, सिक्योरिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, मतलब लगभग हर महत्वपूर्ण डोमेन में उनकी सीधी भूमिका है। बिल्कुल, ये चेयरमैनशिप पीएम को एक होलिस्टिक व्यू और क्रॉस सेक्टरल कोऑर्डिनेशन की पावर देती है जो शायद किसी और मंत्री के पास नहीं होती। ये था आज का यूपीएससी बुक इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें।
और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी नोट्स के साथ। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।